गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम चर्चा कर रहे थे परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित, जिसमें मैं आपको आयनिक विभव, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और संयोजकता, धात्विक एवं अधात्विक प्रॉपर्टीज आदि के बारे में मैं आपको बता चुका। अब आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परमाणु एटॉम रेडियस। देखिए, परमाणु त्रिज्या की डेफिनेशन समझने से तात्पर्य यहाँ यह है कि आप परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता एक आवर्त में और एक वर्ग में दोनों में बता सकते हैं। और जब आपको परमाणु त्रिज्या के बारे में पता चल गया तो आप परमाणु के आकार का डिसाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि परमाणु के आकार का डिसाइड या फिर उसका जो निर्धारण होता है वो परमाणु त्रिज्या से होता है। तो एक्चुअली आपको समझना यह है कि परमाणु त्रिज्या होती क्या है। तो देखिए बड़े ध्यान से, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ सोडियम परमाणु, और सोडियम परमाणु को जब आप स्ट्रक्चर रूप में दर्शाएंगे कि किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन का अपना सीक्वेंस होता है, किस प्रकार से इनका इक्वेशन होता है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। यूं इस तरह से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन और बाहर तक उसमें 1। तो ये आपको अच्छी तरीके से जानते हैं विद्यार्थियों, ये बाह्यतम कोश होता है और ये आंतरिक कोश होता है, और परमाणु का जो मध्य भाग होता है ये कोश भाग होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो ये भाग होता है नाभिक और इसे हम बोलते हैं बाह्यतम कोश। परमाणु त्रिज्या की सिंपल से डेफिनेशन है कि किसी परमाणु की नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, ये नाभिक से लेकर ये बाह्यतम कोश के बीच की जो ये दूरी है, इस दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। बस समझ आ गई? तो ये परमाणु त्रिज्या होगी। परमाणु त्रिज्या की क्या आवर्तिता होती है? एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा या घटेगा। अगर घटता है तो क्यों घटता है? एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्यों बढ़ता है? ये सारी प्रॉपर्टीज को हम समझने वाले हैं। तो देखिए बड़े ध्यान से, लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। और जब परमाणु त्रिज्या का मान घटता है तो स्वाभाविक है परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है। बट यहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्यों घटता है, तो इसका बिल्कुल सिंपल ही आंसर है। देखिए आप भी समझिए, यहाँ ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जब मैंने परमाणु आकार आपको समझाया, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका आकार का क्रम होता है। ठीक है, तो आकार अगर मान लीजिए परमाणु का बड़ा है तो परमाणु त्रिज्या ज्यादा है, आकार अगर छोटा है तो परमाणु त्रिज्या का मान कम है। तो ऐसा होता क्यों है कि लिथियम की अगर हम बात करें, ये बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर मैंने आपको बताया तो जो ये प्रोटॉन है ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है, अपनी ओर इसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो जो बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को जब नाभिक के द्वारा एक बल लगाया जाता है, नाभिक के द्वारा लगने वाला बल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो जैसे जैसे नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता चला जाता है तो ये यहाँ पर
परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये अट्रैक्शन है ये बढ़ता क्यों चला जाता है? भाई सिंपली बात है कि यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो स्वाभाविक आप जानते हैं हाइड्रोजन हीलियम हीलियम, तो यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर कितना है 3, बेरिलियम में कितना हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 और 1। तो जैसे जैसे हम बढ़ते चल रहे हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन पहले 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर प्रोटॉन का मान बढ़ता चला जाता है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक के द्वारा अधिक आकर्षण या अधिक आकर्षण से अधिक ताकत से उसे अपनी ओर खींचा जाता है। जब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा ताकत से खींचेगा तो स्वाभाविक है कि धीरे धीरे उसका आकार क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, जबकि एक ही वर्ग में अगर ऊपर से नीचे की ओर हम बात करें तो देखिए मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से ये एक ही वर्ग के तत्व है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक आवर्त एक कोश को डिनोट करता है, तो यहाँ पर ये जो कोश है, यहाँ देखो इसकी यहाँ हाइड्रोजन आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सिंपली आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो आवर्त का मान बढ़ता है। और मैंने आपको बताया कि एक आवर्त जो है एक कोश को डिनोट करता है, अर्थात यहाँ पर कोश की संख्या बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये पहला, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर ये तीसरा, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हैं तो एक अतिरिक्त कोश बढ़ता चला जाता है। तो जब कोश बढ़ता है तो जैसे मैं इसकी बात करूँ, ये यहाँ पर ये नाभिक है और ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगेगा ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जब ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब हो गया कि यहाँ पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। तो ये सिंपली आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, एक पूछा जाता है कि नाभिकीय जो त्रिज्या है इसके बारे में तो अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं है। कई प्रकार की ये त्रिज्या होती है। अभी हम बात करें जैसे आयनिक त्रिज्या, आयनिक तो देखो सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि एक आयन बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि परमाणु उदासीन होता है। ठीक, परमाणु उदासीन होने का मतलब होता है कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो इक्वल होता है, अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है यहाँ पर समान होती है। अब आपके यहाँ समझ में ये आ जाएगा इजी वे में कि जब परमाणु के पास में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल है तो वो आयन में कब चेंज होगा। अगर मान लीजिए यहाँ परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो जैसे ही परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर वो परमाणु किसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ धन आयन में चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु धन आयन में चेंज होता है। और अगर मान लीजिए कि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है परमाणु, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर वो किसमें चेंज हो जाता है, ऋण आयन में चेंज हो जाता है। तो अब आप यहाँ ये समझ गए होंगे कि धन आयन और एक ऋण आयन का निर्माण किस प्रकार होता है, एक धन आयन और ऋण आयन किस प्रकार से बनते हैं। तो सिंपली हमारा यहाँ आंसर जाता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर और ग्रहण करके वो क्रमशः धन आयन और ऋण आयन में बदलता है। क्लियर यहाँ तक? आगे देखिए, तो एक धनायन की त्रिज्या को हम धनायनिक त्रिज्या कहेंगे और ऋणायन की त्रिज्या को ऋणायनिक त्रिज्या कहेंगे। और मैं आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में ये बता चुका हूँ कि एक धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से छोटा होता है, जबकि एक ऋणायन का आकार अपने संगत परमाणु से बड़ा होता है, जिसका रीजन मैंने आपको वहाँ समझा दिया था। मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। अब देखिए त्रिज्याएं,
एक होती है हमारे पास में धात्विक त्रिज्या और सहसंयोजित त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या। वान डेर वाल्स त्रिज्या मैं इधर लिख देता हूं, देखिए, क्योंकि मैं एक साथ यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगा, बहुत अच्छा आपको याद हो जाएगा। तो धात्विक त्रिज्या, ये त्रिज्या है धात्विक त्रिज्या, और सहसंयोजी और वान डेर वाल्स। ठीक, तो देखिए एक धात्विक, अगर हम एक धातु की बात करें तो धातु में जो परमाणु होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के समीप होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तो धातु में परमाणु इस तरीके से यूं अपना एडजस्टमेंट रखते हैं, यूं इस तरीके से ये धात्विक परमाणु, ये धात्विक। तो हम इस पूरा स्ट्रक्चर को कह सकते हैं कि ये क्या है, तो धात्विक क्रिस्टल है। तो ये धात्विक क्रिस्टल हो गया, ठीक है। अब इस धात्विक क्रिस्टल में हम दो समीपस्थ परमाणु की बात करते हैं। दो समीपस्थ परमाणु ये और ये भी हो सकता है, दो समीपस्थ परमाणु ये और ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दो समीपस्थ परमाणु की जब हम बात करते हैं कि किसी धात्विक क्रिस्टल में दो समीपस्थ परमाणु, उनके नाभिकों के मध्य दूरी, ध्यान से देखिए, ये एक परमाणु, ये दूसरा परमाणु, इन दोनों परमाणु का नाभिक हो गया, इनके नाभिकों की ये मध्य दूरी, उसका आधा जो होता है ये धात्विक त्रिज्या होती है। तो धात्विक क्रिस्टल में समीपस्थ दो परमाणुओं के मध्य दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाता है। सहसंयोजित त्रिज्या की अगर हम बात करें तो आप देखिए इस तरीके से, यहाँ पर आपको पता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक सहसंयोजी बंध बन रहा है। तो जहाँ सहसंयोजी बंध पड़ता है वो सहसंयोजी यौगिक होता है, और सहसंयोजी यौगिक में हम सहसंयोजी त्रिज्या की जब बात करेंगे तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ही तत्व के दो समान परमाणु, ठीक है। अब एक ही तत्व की, जैसे मान लीजिए क्लोरीन यहाँ पर तत्व है, तो इसके दो समान परमाणु यहाँ पर Cl और Cl करके क्या बना लेंगे, यहाँ Cl हो जाएंगे, ठीक है। और ये दो समीपस्थ परमाणु, ठीक है। तो यहाँ भी कोई डेफिनेशन हो जाती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है यहाँ पर कि यहाँ जो परमाणु होता है वो एक ही तत्व के दो परमाणु होते हैं। इसके साथ में एक शर्त होती है यहाँ पर कि वो एकल बंध से बंधित होना चाहिए। तो एक ही तत्व के दो परमाणु जो एकल बंध से बंधित हों, उनके नाभिकों के मध्य दूरी का आधा सहसंयोजित त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे अगर यहाँ ये कहना चाहें कि सर ऑक्सीजन में भी तो यहाँ एक ही तत्व के दो परमाणु हैं, क्या हम यहाँ पर सहसंयोजित त्रिज्या की डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं? तो यहाँ आपको थोड़ा समझना है, क्योंकि ये एक ही तत्व के दो परमाणु तो हैं, लेकिन ये यहाँ पर एकल सहसंयोजी बंध से बंधित नहीं होते हैं। ऑक्सीजन में ये डबल बंध से बंधित होते हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में भी ये एक ही तत्व के दो परमाणु होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड से बंधित होते हैं। इसलिए यहाँ डेफिनेशन में हम इन दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल हम यहाँ ये कहेंगे क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन जो है एक ही तत्व के दो परमाणु हैं और एक सिंगल बॉन्ड से बंधित है। तो एक ही तत्व के दो परमाणु जब वो एकल बंध से बंधित होते हैं तो हम उसे सहसंयोजी त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए एक ही तत्व के दो परमाणु, उनके नाभिकों की मध्य दूरी ये होगी, उनका जो आधा होता है ये यहाँ तक, ये आधा जो होता है इसे हम सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। आगे देखिए, वान डेर वाल्स त्रिज्या की बात करें तो हम देखिए बड़े ध्यान से, ये एक परमाणु है, ये लीजिए, ठीक है। अब ये दो परमाणु आपस में मिल गए तो यहाँ पर क्या हो गया, अणु हो गया। तो एक अणु ये हो गया और एक अणु ये हो गया। कितने अणु हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों अणु हो गए।
आप मुझे ये बताएं कि ये अणु और ये अणु क्या आपस में जुड़ रहे हैं क्या? बताओ, यहाँ जुड़ रहे हैं क्या? नहीं जुड़ रहे। तो आप इनको बोलेंगे अनाबंधित अणु। क्या बोलेंगे? अनाबंधित अणु। तो वैन डर वाल्स त्रिज्या का तात्पर्य होता है कि दो अनाबंधित परमाणु, दो अनाबंधित अणु, उनके समीपस्थ परमाणु, ये दोनों समीपस्थ परमाणु हो गए, इनके नाभिकों के मध्य की जो दूरी है इसका आधा जो होता है यहाँ पर, ये वैन डर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। बस समझ में आ गई? दो अनाबंधित अणुओं में समीपस्थ दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य दूरी का आधा वैन डर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। तो आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं दोबारा से कंपैरेटिव सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो देखिए दो समीपस्थ परमाणु हैं, बट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? केवल टच कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि भाई धात्विक क्रिस्टल में या धातु की बात करें उनके परमाणु पास पास होते हैं, ठीक है? तो दो समीपस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी का आधा, यहाँ भी दो समीपस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी का आधा, यहाँ भी दो समीपस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी का आधा। तो ये लैंग्वेज तो इन तीनों में इक्वल हो गई, ठीक है? तो यहाँ आपको बोलना है कि धात्विक क्रिस्टल में दो समीपस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी का आधा हो जाएगा, और यहाँ पर आपको बोलना है एक ही तत्व के दो परमाणु जो एकल बंध से बंधित हैं उनके नाभिकों के मध्य दूरी का आधा। और वैन डर वाल्स त्रिज्या में आपको बोलना है कि दो अणु जो कैसे हैं? अनाबंधित हैं। दो अनाबंधित अणुओं में समीपस्थ दो परमाणुओं के मध्य दूरी का आधा यहाँ पर वैन डर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर इन त्रिज्याओं का सीक्वेंस पूछा जाता है, इनका क्रम पूछा जाता है, तो सबसे छोटी त्रिज्या कौन सी है, सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी है? तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ समझ चुके होंगे कि सबसे छोटी जो त्रिज्या होती है वो कौन सी होती है? सेसनिक त्रिज्या, ठीक है ना? रटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों परमाणु कैसे हो रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं, दूसरे के अंदर तक ढक रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर त्रिज्या सबसे कम हो गई। और सबसे ज्यादा कौन सी हो जाएगी? वैन डर वाल्स त्रिज्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वैन डर वाल्स त्रिज्या हो जाएगी। तो इनका ये क्रम हो जाएगा, सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स हो जाएगी, और बीच में कौन सी हो जाएगी? धात्विक हो जाएगी, और सबसे छोटी कौन सी त्रिज्या होती है? सहसंयोजित त्रिज्या होती है, ठीक है? तो आज का जो हमारा पॉइंट है, आज का जो हमारा स्टडी है, बस आप यहाँ तक पढ़िए, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, और बिल्कुल धैर्य के साथ में आप पढ़िए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जय हिंद।